हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आपके रिक्वेस्ट पे हम आज एक और पोस्ट डाल रहे हैं और आपके इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट आते रहेंगे तो हम पोस्ट डालते रहेंगे। तो हम अलग-अलग फील्ड से आज क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए हैं और साइड में मैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूँगा हर क्वेश्चन के साथ। तो वो भी नोट्स में आप इंक्लूड करते चले जो साइड इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उनमें से भी रहती है। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए आगे बढ़ते हैं। तो व्हिच पेंटिंग स्टाइल इज़ नॉट रिलेटेड इन कॉन्टेक्स्ट विद बिहार? इनमें से कौन सी चित्र शैली बिहार से रिलेटेड नहीं है? मधुबनी स्टाइल, पटना स्टाइल, मंजूषा स्टाइल और वाल्मीकि स्टाइल। तो मधुबनी स्टाइल के बारे में पहले एक बात जान लीजिए कि ये जो मिथिलांचल है बिहार में, वहाँ पर ये बहुत फेमस है और ये जो पेंटिंग है मोस्टली डिपिक्ट करता है वुमेन्स। तो वुमेन्स इनकी पेंटिंग्स में 90% जो होती हैं वुमेन्स होती हैं और ये पेंटिंग एक अद्भुत किस्म का पेंटिंग है क्योंकि इसमें आप जो है ब्रश यूज करते नहीं करते हैं और जो बैम्बू ब्रश है वो यूज करते हैं और फिंगर्स जो उंगलियां होती हैं उनसे बनाते हैं और जो कलर्स यूज करते हैं वो भी नेचुरल कलर्स होते हैं। और जैसे कि मैरीगोल्ड जो होता है, मैरीगोल्ड का फूल या टर्मरिक हल्दी बोलते हैं, वहां से येलो कलर मिल जाता है। इंडिगो जो है नील, वहां से ब्लू कलर मिलता है। जो काजल है वहां से ब्लैक कलर मिलता है। काजल को कोरिलियम बोलते हैं, तो ये वर्ड याद रखें आप, कोलिरियम, RIUM। तो काजल को बोलते हैं इंग्लिश में कोलेरियम। और देखिए 3 तरह का होता है, मड पेंटिंग, वुडन पेंटिंग और अप्सरा। तो इसके 3 क्लासिफिकेशन है, मड पेंटिंग होता है, वुडन पेंटिंग होता है और अप्सरा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है मधुबनी स्टाइल के लिए। और दूसरा जो पटना स्टाइल है, पटना स्टाइल जो डेवलप हुआ था वो 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में हुआ था और अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। और ये कहते हैं इसमें मुगल स्टाइल और साथ में जो ब्रिटिश स्टाइल था, दोनों का कॉम्बिनेशन था ये पटना स्टाइल। और पटना स्टाइल नाम पड़ने के पीछे एक कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस स्टाइल को लेकर आई थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो लेकर आए थे इसे और पटना में फैक्ट्री लगी थी, मतलब पटना में जो इंडस्ट्री लगी थी इस पर, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पटना कलम। PATNAKALAM, पटना कलम। और जो मंजूसा स्टाइल है वो पॉपुलर है भागलपुर में, भागलपुर। और वाल्मीकि स्टाइल में से कोई सा भी नहीं ऑप्शन है, तो द आंसर इज वाल्मीकि स्टाइल। तो देखिए इनके साथ साथ संजी आर्ट और थंका आर्ट, ये भी 2 इंपॉर्टेंट आर्ट स्टाइल है बिहार के। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में था, तो आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो भागलपुर विल बी द आंसर। और ये स्टैब्लिश किया गया था 1990 में और ये एक डॉल्फिन सेंचुरी है और बिहार गवर्नमेंट द्वारा 1990 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और कहते हैं कि यहाँ पर करीब तकरीबन 400 से 480 डॉल्फिन पाई जाती हैं और तकरीबन 50 किलोमीटर के एरिया में इसे बनाया गया है। तो यह विक्रमशिला। उसी तरह एक और डॉल्फिन सेंचुरी है जिसको कहते हैं परमान डॉल्फिन सेंचुरी, PARMAN, परमान डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि 1995 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और एक एफर्ट जो था वो था सुदान सहाय का। और यहाँ पे तकरीबन 15 डॉल्फिन फिशेस पाई जाती हैं। तो ये कुछ डॉल्फिन, ये 2 इंपॉर्टेंट डॉल्फिन सेंचुरी है बिहार में। वाल्मीकि नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाल्मीकि नगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वो कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वेस्ट चंपारण में पड़ता है। वेस्ट चंपारण, अगर ये आप इंडिया का मैप लेंगे, बिहार का मैप लेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, गंडक नदी यहाँ से फ्लो करती है और यहीं पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है और वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे लोकेटेड है। बिहार का ये सेकंड टाइगर रिजर्व है और तकरीबन 840 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये है वेस्ट चंपारण में। और साथ में भीम डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है मुंगेर में। भीम डैम, भीम डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बनाया गया था 1976 में और अप्रोक्सीमेटली 631 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे तेंदुआ, बियर, वाइल्ड पिग, बुल और नील गाय, ऐसे क्रोकोडाइल, ये सब कुछ स्पीशीज जो यहाँ पे पाई जाती हैं। और संजय गांधी बायोलॉजिकल गार्डन पटना में है, ये भी आप पॉइंट में लिख लें। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1976 में स्टैब्लिश किया गया था
कुछ बर्ड सेंचुरीज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे निक्ती बर्ड सेंचुरी है या गोलाबिल बर्ड सेंचुरी है जो कि कटिहार में लोकेटेड है। तो 1990 में स्टैब्लिश हुआ था गोलाबिल बर्ड सेंचुरी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो वाइल्ड लाइफ या जो नेशनल पार्क्स पे आ सकते हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लिख लें। जैसे बक्सर बर्ड सेंचुरी भी एक है, और कश्मीर से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है लालसेर बर्ड जो है आती है हर साल अक्टूबर के एंड में। और तो आगे बढ़ते हैं। इन विच फील्ड चाणक्य प्राइज इज गिवन, तो चाणक्य प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? देखिए चाणक्य एक अर्थशास्त्री थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी आप ऑप्शन फिर से आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा ये कि आंसर वुड बी पॉलिटिकल साइंस। अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। चाणक्य के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी को स्थापित करने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने धनानंद जो थे नंदा डायनेस्टी के आखिरी रूलर, उनको हराने में इनकी बहुत बड़ी नीति रही थी। और ये जब मैं जो वीडियो है हमारा एंशिएंट इंडिया के मौर्य डायनेस्टी पे, वो आप देख सकते हैं और चाणक्य की नीति के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से इन्होंने धनानंद को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्राइम मिनिस्टर थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसारा उनके भी प्राइम मिनिस्टर, और उनके भी उनको भी काफी दिशा आदेश, मतलब उनको काफी कुछ सिखाया है चाणक्य ने। तो पॉलिटिकल साइंस इसका आंसर। और जो साइंस फील्ड है, साइंस फील्ड में जो अवार्ड दिया जाता है वो है आर्यभट्ट अवार्ड, आर्यभट्ट अवार्ड, और उस या आर्यभट्ट प्राइज भी जिसको बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु प्राइज जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु प्राइज। और उसी तरीके से हिस्ट्री और संस्कृत के लिए काशी प्रसाद जायसवाल, KASHI काशी प्रसाद जायसवाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हु रोट बुद्ध चरिता, तो बुद्ध चरिता किसने लिखा? बुद्ध चरिता लिखा था अश्वघोष ने, जी हाँ। और वात्सायन ने जो किताब लिखी थी वो था कामसूत्र, KAMASUTRA, कामसूत्र वात्सायन ने लिखा था। चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। और विद्यापति, तो विद्यापति ने लिखा पदावली, PADAVALI पदावली, और कीर्ति पताका, KIRTIPATAKA, और उन्होंने कीर्ति लता भी लिखा था। तो ये कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स जो बिहार। कजांस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इसका आंसर बहुत को नहीं पता होगा। तो कजांस कप किस चीज से रिलेटेड है? कजांस कप रिलेटेड है हॉकी से। और हॉकी जो है, देखिए पहली बार मैं दो तुक बता देता हूँ हॉकी के बारे में। 1928 में भारत ने पहली बार शिकस्त की थी ओलंपिक में हॉकी के अंदर। हॉकी जो पहली बार भारत ने ओलंपिक्स में खेला था वो था हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में, और वो 1928 के ओलंपिक्स में खेला था और गोल्ड मेडल जीती थी भारतीय टीम। और जयपाल सिंह जो थे, JAIPAL, जयपाल सिंह, जो कि बिहार के थे, कैप्टन थे। और जो बिहार हॉकी एसोसिएशन है वो हॉकी देखती है बिहार के अंदर। और उसी तरीके से जो फुटबॉल है, बिहार फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल देखती है, बिहार वॉलीबॉल एसोसिएशन वॉलीबॉल देखती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फुटबॉल के जो टूर्नामेंट्स हैं, जैसे मोइनुल हक ट्रॉफी या अनुग्रह नारायण शील्ड, रिपब्लिक शील्ड, रवि मेहता ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, गवर्नर्स गोल्ड कप, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड फुटबॉल से हैं। क्रिकेट के लिए जो है हेमंत ट्रॉफी, HEMANT हेमंत ट्रॉफी, और रणधीर वर्मा ट्रॉफी, तो ये दो ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हैं बिहार में। और साथ में वॉलीबॉल के लिए रवि मेहता शील्ड एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज और अवार्ड्स जो स्पोर्ट्स के फील्ड में दिए जाते हैं बिहार में। और मोइनुल हक स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत फेमस स्टेडियम क्रिकेट के लिए है, और ये लोकेटेड है पटना में। यहाँ पे कुछ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जा चुके हैं। उसी तरह गया में जो सुब्रमण्यम स्टेडियम है, और आरा में जो है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है, और मुजफ्फरपुर में कुद्रीमान बोस स्टेडियम है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम बिहार में जो है। और वहाबी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो वहाबी मूवमेंट जो है बिहार में मुस्लिम रिफॉर्म की तरह आया था 1823-1824 में। तो रिफॉर्म इन मुस्लिम रिलीजन, और सैयद अहमद बेरियालवी ने इसे स्टार्ट किया था। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अगर और क्वेश्चंस चाहिए और अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।